हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हो? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीटेट की कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत बेहतर लगने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इतने दिनों से आप सीटेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार आपका खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी पेडोलॉजी है उसके क्वेश्चन जो है, मतलब जो सीटेड होने जा रहा है उसमें क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, मतलब उनको भी डिस्कस करेंगे। और मेरी आशा है कि आपको सारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जितने तक मैंने वीडियो दिए हुए हैं आज तक, सभी में हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो प्रॉपर जो है सीटेड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं, और इस वीडियो में तो मैंने 10 क्वेश्चंस ऐसे उठाए हुए हैं जिनको पढ़ के आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब आपको वीडियो में कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी एक बेहतर समझ डेवलप होगी कि किस तरीके से आपको हिंदी में जो है 30 में से 30 लाना है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, पैटर्न तो आपने देख लिया होगा। मैं हर वीडियो में आपको पैटर्न नहीं बताने वाला कि सीटेट का पैटर्न क्या है, कौन फॉर्म नहीं डाल सकता, कौन डाल सकता है, ये बातें तो बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो भी मैं बातें बताता रहूंगा आपको बीच बीच में। चलते हैं, फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना यार मेरे, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और मजे मजे में पढ़ते रहो, है ना। टाइम पास बिल्कुल मत करना। टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी यार बहुत सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। आपको खुद पता है लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है ना। पासिंग मार्क्स आपको पता है कि 14 से 15% लोग पास हो रहे हैं सीटेट में, जबकि इतना टिपिकल एग्जाम है नहीं, बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको पता है ना। तो मजे में पढ़ो यार, जहां से आपको एक डायरेक्शन मिले, है ना। ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करो जहां पे आपको एटलीस्ट वो कंटेंट मिले तो कि जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, देखो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है। मैं हर क्वेश्चन को इस वे में डिफाइन करूंगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ रहा है तब भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो मैं ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं करने वाला हूं, पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जिस क्वेश्चन को भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी के कुछ 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनको पढ़ के हमारी एक बेहतर समझ डेवलप होगी कि अगर उनसे संबंधित कोई दूसरा भी प्रश्न आएगा तब भी हम इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सके तो नोट्स बनाते रहना, है ना। और इतने सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं बीएड कर रहा हूं, मेरा पहला सेमेस्टर है, मेरा दूसरा सेमेस्टर है, मैं डीएलएड कर रहा हूं, मैं बीएड कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म डाल पाऊंगा? भाई मेरे, सीटेट का एग्जाम जो है, सीटेट जो फिल करने के लिए आपको किसी भी मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपने बीएड पूरा कंप्लीट कर लिया कि नहीं, आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग में जो आपने एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप फॉर्म डालने में एलिजिबल है ना। केवल वहां पे पूछता है कि आप कोर्स कर रहे हो, बस। तो अब दोबारा मेरे को ये कमेंट मत करना, मैं रिप्लाई देते देते थका जा रहा हूं कि भाई मेरे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फॉर्म डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। हमारे सामने आया हुआ है कि एक अभिकथन आया हुआ है और एक कारण आया हुआ है। इससे पहले जो सीटेड एग्जाम हुए हैं बार बार उनमें अभिकथन और रीजन के क्वेश्चन थोड़े से कम आते थे, लेकिन इस बार के पैटर्न को बार बार अगर देखा जाए तो अभिकथन और रीजन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना, वैसे बहुत मजेदार होते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। देखो अभिकथन में लिखा हुआ है कि हिंदी शिक्षण में कहानी, कविता, और इसमें क्या होता है कि आपको दो, एक स्टेटमेंट होगा, एक कारण होगा। कहा जाएगा दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, ऐसे पूरा रहता है। चलिए लिखा हुआ है कि हिंदी शिक्षण में कहानी, कविता और नाटक का उपयोग बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। यानी जब आप कहानी पढ़ते हो, नाटक पढ़ते हो, कहानियों को सीखते हो, कविताओं को पढ़ते हो, तो वहां से क्या होता है, यानी भाषाओं को सीखने में मदद मिलती है। भाई जब आप कहानी को पढ़ोगे, कोई कविता को पढ़ोगे, किसी किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो वहां से आपकी भाषा, लैंग्वेज तो ठीक होगी। लैंग्वेज तो अपने आप में आपको पता है कि भाषा जो होती है वो संप्रेषण का माध्यम होती है ना। जब आप नाटक कहानी पढ़ते हो तो आपकी एक भाषा जो होती है, यानी लैंग्वेज जो होती है वो अच्छी होती है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, कि पढ़ने के तरीके पता चलते हैं आपको, है ना। जब आप रोल प्ले के दौरान नाटक को पढ़ते हो, है, नाटक को रोल प्ले, मतलब रोल प्ले से क्या होता है, लैंग्वेज और बेटर होती है कि आप कैरेक्टर में सामने वाले को बोलते हो कि आप ये बन जाओ और आप ये बन जाओ, है ना। तो वहां से क्या लैंग्वेज होती है, मौखिक लैंग्वेज जो होती है और अच्छी हो जाती है। क्लियर? तो ये बात एकदम बढ़िया कही गई है कि इनके माध्यम से जो है हमारी एक अप्रोच डेवलप होती है और हमको भाषा सीखने में अच्छी मदद मिलती है। ठीक बात है। कार्ड में लिखा हुआ है कि ये साहित्यिक विधाएं बच्चों की कल्पना, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती। बिल्कुल सही बात बोली गई है कि जब आप कविता को पढ़ते हो, जब आप कहानी को पढ़ते हो, स्टार्टिंग करते हो, जब आप उसका टाइटल देखते हो तो उसके माध्यम से आप इमेजिन कर पाते हो कि यार इसके कहानी के एंड में क्या हुआ होगा, है ना। समझ पा रहे हैं होपफुली। जब आप कविता को पढ़ते हो उसके भाव को समझ जाते हो कि आप इस कविता में क्या पढ़ने वाले हो, यानी आप जब लाइनें पढ़ते हो तो आपके अंदर इमेजिनेशन आने लगता है, यानी इमेजिन आप पहले करने लगते हो कि क्या होगा इसका मतलब, है ना। तो वही चीज है। तो ये बात दोनों सही है और ये बात भी ठीक बात है।
और ये ऊपर वाले से रिलेटेड भी है, यानी इसमें भी इसी की बात करी गई, इसमें भी इसी की बात करी गई, तो क्या बोलेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है बोरा हमारा एकदम सही है। यहाँ पे बताया गया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर? हमारे स्क्रीनशॉट फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो हो सके तो नोट्स बनाते रहना यार मेरे, ताकि एक टाइम के बाद में जब आप सेंटर पे जाओगे तब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होगा। चलिए अब देखो, अब हिंदी की बात करें और इंग्लिश की बात करें, सीडीपी की बात करें, तो तीनों में अच्छे खासे नंबर खींच लेना, आप इजीली क्लियर कर पाओगे, है ना। केवल आपको 82 मार्क्स लाने अगर आप ओबीसी से हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते ही लिखा हुआ है कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है कि भाषा को सीखना यदि एक नेचुरली अकरिंग प्रक्रिया नहीं है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भाषा है उसको सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है इनके अकॉर्डिंग। अगर आप भाषा को स्वाभाविक तरीके से सीखते हो तो उसको बोलते हैं भाषा अर्जन। क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन। अर्जन वर्ड जो होता है इसका मतलब ही होता है जब आप अपने स्वभाव के थ्रू अपने एनवायरमेंट में रह के चीजें सीख जाते हो तो वो अर्जन होता है। लेकिन अगर आप एफर्ट लगा के, मतलब अगर आप रूल रेगुलेशन के थ्रू कुछ सीखते हो तो वो होता है अधिगम। क्या होता है? तो उसे बोलते हैं हम अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। क्लियर बात? तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। अब देखो, अब यहां पे लिखा था कि अगर भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो इनमें से अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो आपको पता है कि अगर स्वाभाविक प्रक्रिया इन्होंने नहीं माना है तो आप किसके साथ जाओगे? एफर्ट लगा के सीख लोगे ना भाई। अगर आपके स्वाभाविक स्वाभाविक प्रक्रिया आपने नहीं माना है तो प्रयास करके तो सीख ही लोगे भाई। लक्ष्य लैंग्वेज जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है उसको भी तो हम प्रयास करके सीखते हैं। पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा हम घर में सीख जाते हैं, लेकिन अगर हमको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो उसके लिए तो हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, प्रयास तो करना पड़ता है। तो वही बात है, अगर हम हमारी जो प्राकृतिक है स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो हम प्रयास के द्वारा सीख लेंगे। मे भी अच्छा ऑप्शन है ये कि हम भाषा को प्रयास के द्वारा सीख लेंगे। फिर भी देख लेते हैं, भाषा एक प्रणाली है, इनकी कोई बातें नहीं करी गई। अद्वितीय यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई, सदैव बदलाव होता रहता है, इसकी कोई बात नहीं। यहाँ पे इसी की बात करी गई कि भाषा अगर स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो आप जो है उसको स्वभाव के थ्रू ना, आप प्रयास करके सीख सकते हो। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन, देखो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। अगर सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमसे जुड़ जरूर जाओ, और मैं आपके डेली पर डेली डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। और बार बार मेरे से ये मत कहा करो यार मेरे कि सर मुझे क्लास ऑनलाइन करनी है या मुझे पैड बैच लेना है। मतलब अगर मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं तो आपको क्या जरूरत है बैच लेके? भाई मेरे, अगर मैं सब कुछ कंटेंट ऐसे दे रहा हूं आपको तो बैच लेके क्या जरूरत है? ऐसे मजे में पढ़ो यार मेरे, हैं फालतू के पैसे बस वेस्ट किया करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कक्षा में एक बच्चा रा को ला उच्चारित करता है। मतलब एक बच्चा जो है जिसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, एक बच्चा जो है जिसको क्या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो रा को ला बोल रहा है। आगे लिखा हुआ है जैसे राम को लाम कहता हो। मैंने पहले बोल दिया कि उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो राम को लाम कहता है। इस स्थिति में शिक्षक को किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए? एज अ टीचर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपको क्या करना होगा? वहां पे आप कौन से उपागम का यूज करेंगे उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। चलो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। देखो, बच्चे को कठिन शब्द याद करने के लिए कहना, जहां पे याद करना आ जाए, रूट मेमोराइजेशन आ जाए, वहां पे तुरंत काट दो। आप उस ऑप्शन के साथ जा ही नहीं सकते। जहां पे रटना होगा बच्चा एक्टिव होगा ही नहीं, और 99% क्वेश्चन वही सही होगा, ऑप्शन वही सही होगा जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि बच्चे को बोलने और सुनने के लिए ऑडियो सामग्री और उच्चारण अभ्यास जैसे फ्लैश कार्ड का उपयोग करना चाहिए। ठीक बात है कि बच्चे को जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वैसे आप जो है उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराइए। मतलब अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उनको ऑडियो सामग्री प्रोवाइड कराइए, लिखने में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम तो उनको ब्रेल प्रणाली नहीं होती कि उभरे हुए लेटर्स होते हैं जिनको दिखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसा बच्चा है, जैसा वो चाहता है, जैसे उसको समझ में आए, आप उसके अकॉर्डिंग जो है संवेदनशील उपागम का यूज करिए, है ना, ताकि बच्चा आपकी बात को समझ तो सके एटलीस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसे ही टीचर हूं और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। आजकल के तरीके के देखना है कि आपको क्या करना पड़ता है। आप लेसन प्लानिंग करते हो तो बच्चे के अकॉर्डिंग करते हो। आजकल टीचर जो है, आजकल का जो टीचर है वो संवेदनशील है, उसको समावेशी शिक्षा का पालन करना है। समावेशी का मतलब होता है कि एज अ टीचर आपको सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है। क्लियर? चलो तो हमारे पास सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि बच्चे को उसकी त्रुटियों के लिए डांटना। डांटना फटकारना नहीं भाई मेरे, जब उसने गलतियां करी तो आपको जानना है कि गलती बच्चा कर कहां पे रहा है। आप पहले ही डांट मार रहे हो उसको, है ना। ऐसा नहीं करना यार मेरे, बोलने का मौका ना देना। क्यों भाई? बोलने का मौका तो भर उसको दोगे तभी तो वो अपनी बात को कह पाएगा, है ना। तभी तो उसकी बात को आप समझ पाओगे। जब बोलने का मौका ही नहीं दोगे तो आप बच्चे का आकलन कहां से कर पाओगे कि बच्चे का दायरा कहां पे है?
कितना उसको समझ में आया है। जब बच्चा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करेगा कि उसको कितना समझ में आया है, उस अकॉर्डिंग आप उसका आकलन कर पाओगे, उसको जज कर पाओगे कि बच्चे ने ये समझ लिया है, अब हमें इसके आगे का समझना है। एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि आपको एक दायरा समझ में आ जाएगा, है ना, जिसके बारे में वेगोस्की ने बताया। वो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं। और पहली बात तो सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की, आप ये मत सोचना कि मैंने ऐसे बता दिया। फिर से हमारे सामने एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है, जहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक आपको कारण दिया गया है और आपसे पूछा गया है बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ये लाइक शेयर कर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। क्लियर? फिलहाल कहने की बात है नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा तो फिर कर दीजिएगा। चलिए अभिकथन में लिखा हुआ है कि हिंदी शिक्षण में केवल व्याकरण सिखाना ही पर्याप्त है। मतलब दिन भर आप ग्रामर पढ़ते रहो, है ना, हिंदी भाषा को पढ़ना चाहते हो तो आप दिन भर ग्रामर या ग्रामेटिकल रूल रटते रहो, बस काम चल जाएगा। तो मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे केवल की बात है तो वो मैक्सिमम गलती होगा। ओनली मत जाना, जहां पे भी ओनली है तुरंत काट दो पहली बात तो, है ना। तो व्याकरण को रटना ही सबसे बेटर बात, नहीं तो गलत हो गया भाई, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं, कार्ड में लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम में व्याकरण के साथ साथ श्रवण, पठन, लेखन और मौखिक कौशल का भी विकास आवश्यक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भाषा कौशल होते हैं, अगर हम बात करते हैं भाषा कौशल की बात करें, अगर हम भाषा कौशल की बात करें कि भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि जो सुबोपाली, यानी सुबोपाली, जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी भाषा कौशल जो होते हैं, वो चारों के चारों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब आप जैसे सोचते हो वैसे आप बोलते हो, वैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं, है ना, तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि भाषा अधिगम में, अधिगम का मतलब क्या होता है, जब आप प्रयास करके कुछ सीखते हो, रूल रेगुलेशन के कुछ सीखते हो उसके द्वारा, तो वो भाषा अधिगम होता है। कह रहे हैं कि अधिगम में व्याकरण के साथ साथ आप श्रवण, पठन, पढ़ना भी सीखते हो, लिखना भी सीखते हो और मौखिक यानी बोलना भी सीखते हो। ठीक बात है भाई, पढ़ना, जब आप कोई कहानी पढ़ते हो तो उसके दौरान आप उनको, उनके भाव को भी समझते हो, है ना, पढ़ना भी लिखना भी, चीजों को समझते हो ना, जब कोई चीज होती है वहां पे। तो इसका मतलब ये तो बढ़िया बात लिखी गई यहाँ पे कि व्याकरण के साथ हम पढ़ना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं, केवल व्याकरण के रूल ही नहीं पढ़ते, है ना, केवल व्याकरण को रटते ही नहीं है उसके साथ साथ में। तो ये हमारे पास ट्रू है। तो ए गलत है और आर सही है। कहां पे लिखा हुआ है? ए गलत है और आर सही है। हम जाएंगे डी ऑप्शन, यानी फोर्थ आंसर जो है हमारा इज द राइट आंसर ओवर हियर। ए गलत है और आर सही है। चलिए हमारे स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख ली, वैसे भी मैंने दो प्लेलिस्ट दी हुई सीडीपी की, और मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट दी है, प्लेलिस्ट जो हिंदी की दी, जहां पे हमने टॉपिक वाइज ये प्रोवाइड कराई है आपको, मतलब टॉपिक भी बताया हुआ है, साथ में हमने उनके मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। ये मेरा खुद का विश्वास है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। शिक्षण के दौरान, यानी पढ़ाने के दौरान, जब आप टीचिंग कर रहे होते हो, शिक्षक ने हिंदी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी वाक्यों को का हिंदी में अनुवाद कराया। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी का जो था वो हिंदी में रूपांतरण कराया। मान लीजिए कि इंग्लिश टीचर है, क्लास में पढ़ा रहा है ना, अगर उसको हिंदी सिखानी मान लीजिएगा, तो वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बता रहा है ताकि बच्चे को हिंदी प्रॉपर समझ में आ जाए। मतलब जिस बैकग्राउंड से बच्चा आया हुआ है, जहां उसने इंग्लिश को ज्यादा नहीं सीखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उनको बता रहे हो, उनके अर्थ को बता पा रहे हो ताकि बच्चा समझ जाए। आगे लिखा हुआ है कि इस विधि का उद्देश्य क्या है, बच्चों को केवल व्याकरण के नियम रटाना। मैंने पहले बोल दिया कि जहां पे नियम रटाने, रोट मेमोराइजेशन की बात आए, तुरंत काट दो, गलत हो गया। दूसरी भाषा के माध्यम से हिंदी की संरचना और व्याकरण को सिखाना में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा, टीचर जो कर रहा है कि वो दूसरी लैंग्वेज के माध्यम से हिंदी की संरचना तैयार करवा रहा है। ठीक बात है ना भाई, यहाँ पे यही तो बोला गया कि अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके बच्चा, जो टीचर है वो सिखा रहा है बच्चे को, मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उसका अर्थ बता पा रहे हैं ताकि बच्चा समझ जाए उनकी बात को। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दूसरी भाषा के माध्यम से टीचर जो है वो हिंदी की एक रूपरेखा तैयार करवा रहे हैं, एक संरचना बता रहे हैं बच्चे को, ताकि बच्चे के माइंड सेट में बैठ जाए कि ये हिंदी ऐसे होती है और वो बेहतर तरीके से सीख सके, है ना। तो बेटर ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या बात करी गई है। लिखा हुआ है बच्चों को हिंदी में वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित करें। केवल वार्तालाप से काम चल जाएगा? बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर फिर से याद करने की बात, रटना नहीं है आपको। लेकिन हमारे पास बेस्ट जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे किसकी बात, यहाँ पे कोई वार्तालाप की क्वेश्चन में बात हो ही नहीं रही है। क्वेश्चन में बात हो रही है कि टीचर जो है वो इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे जा रहे हैं, वही तो बात हो रही। तो इसी के बारे में देखो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि दूसरी भाषा के माध्यम से हिंदी की एक संरचना तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चे को समझाया जा रहा है।
है ना। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखो, और बहुत ही बेहतर है, होपफुली आप इसका जवाब तो जरूर दे पाओगे, मैंने कई बार डिस्कस किया होगा शायद ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 6। देखो 6 में लिखा हुआ है कि तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या है। मतलब यहां पे क्या बोला गया कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है और आप इतना क्रिएटिव हैं कि आप उसके आगे जाके भी सोच पा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के आगे जाके भी अनुमान लगा पा रहे हो कि आगे क्या होगा। मतलब आप इतने क्रिएटिव का मतलब ही यही होता है कि आप अन्वेषण करते हो, नई नई खोज करते हो, है ना। तो टॉपिक जो दिया गया है उसके आगे भी आप सोच पा रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं। क्या ये एक्सट्रापोलेशन है, व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है, निष्कर्ष निकालना है। देखो निष्कर्ष निकालने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे विश्लेषण करने की बात हो रही है, और ना ही व्याख्या करने की बात हो रही है। जब आप दायरे से आगे जाके सोचते हैं तो ये होता है एक्स्ट्रापोलेशन। क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन होता है, यानी पाठ्य सामग्री का विस्तार। क्या हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर, हमारी स्क्रीनशॉट पर हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए, और जहां पे देखो डाउट रह जाए मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं, है ना। वही चीजें, बस आप पॉजिटिव रहिएगा ताकि मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, फिर आप निगेटिविटी फैलाएंगे फिर मैं भी निगेटिविटी फैलाऊंगा, है ना। वही चीज होती है, ब्लॉक करने में 2 मिनट लगता है केवल, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं वो हर जगह गंद फैलाते हैं भाई मेरे। जिनको पढ़ना है, सीखना है, जीवन में करियर में अपने कुछ करना है लाइफ में, वो हमेशा पॉजिटिविटी ही रखते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, है ना। वो नहीं दूसरी जगह पे जाते कि उनको हम ये बोले वो बोले, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है, गंद मचानी है यहाँ वहां, तो उनको लगेगा यार ये गलत हो गया वो गलत हो गया, ऐसा होता है ना। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ये लोग ना, ये सिर्फ आप इनका नजरिया ना, जिस दिन आप बदल जाओगे उस दिन ये सिर्फ बदल जाएंगे। मतलब आप वही ना कि आप पढ़ो तो अपने टाइम को यूज करो सही से। एक टाइम आएगा आपको दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला फिर से कि भाई फिर से पढ़ ले, ऐसा कभी नहीं आने वाला, है ना। तो अपने टाइम का यूज करो, यूटिलाइज करो सही तरीके से, सही डायरेक्शन में काम करो। एक टाइम आए, एक एज लिमिट तक प्रॉपर आप एक कुछ बन सको, है ना, ताकि आप अपनी एक लाइफ को एंजॉय तो कर सको एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 साल तक पढ़ते ही रहो। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, और वो बच्चा अपने घर से जो एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है, जो मातृभाषा सीख के आया हुआ है, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करने दिया जा रहा है स्कूल में। जैसे मान लीजिए एक हिंदी मीडियम का, एक बाहर का बच्चा जहां हिंदी बोली जाती है, उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया जहां हिंदी बोलना बिल्कुल वर्जित है ना। ऐसे में कह रहे हैं कि ये किस विधि की विशेषता है, बताइए। क्या ये प्रत्यक्ष विधि है, प्राकृतिक विधि है, द्विभाषिक है, श्रव्यभाषिक। को सुनने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, और ना ही द्विभाषिक की बात हो रही, ना ही प्राकृतिक की बात हो रही। जब आप बच्चे को उसकी मातृभाषा का यूज करने के लिए बिल्कुल वंचित कर देते हो, तो ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। क्या, प्रत्यक्ष विधि होती है। क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब वहां पे जाओगे आप, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं आपको याद आ जाता है क्वेश्चंस। और हिंदी में तो हमारे लिए पेडोलॉजिकल तो बहुत इजी होते ही होते हैं, साथ में हमारे गद्यांश और पद्यांश बहुत ही बेहतर होते हैं, उनके माध्यम से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। उनके बारे में मैंने इजीली वीडियो दे रखे हैं, आप जाके चेक करो, उनको पढ़ो आराम से कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, ताकि एक आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि जहां पे मातृभाषा का प्रयोग करना बिल्कुल वंचित हो। लिखा हुआ है ना कि मातृभाषा को स्थान ना देना, जहां पे मातृभाषा को बोलने दिया ही नहीं जा रहा है, वो विधि जो होगी वो डायरेक्ट मेथड कहलाती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी बात करी जा रही है। पढ़िए जरा, अब इसका जवाब आप ही दोगे मुझे, है ना। कोशिश करो यार मेरे जवाब देने की, ताकि हम भी थोड़ा सा देखें कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यह अधिगम का एक प्रकार है। लिखा हुआ है कि यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। मतलब अधिगम का कौन सा प्रकार है, कह रहे हैं अधिगम का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पे एफर्ट के थ्रू कुछ आप सीखते हो, ठीक बात है। अब ये कह रहे हैं कि अधिगम का कौन सा प्रकार है जहां पे आप बुद्धि लगाते हो, तर्क करते हो, क्रिएटिव होते हो। वो कौन सा उपागम है, बोला ना कि जैसे जहां पे बुद्धि का आप यूज करते हो, तर्क लगाते हो, रचना, इन चीजों का प्रयोग आप कहां पे करते हो, क्या संरचना अधिगम में करते हो,
मौखिक अधिगम में करते हो, अवधारणा अधिगम में करते हो, गत्यात्मक कौशल में करते हो। गत्यात्मक कोई चलने फिरने की बात यहाँ पे हो नहीं रही, तो गत्यात्मक की बात तो होगी नहीं यहाँ पे ना, कोई मौखिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना संरचना की बात हो रही है। जब आप क्या करते हैं, तर्क और बुद्धि लगा के कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ तर्क करने की कोशिश करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की या किसी से बहस करते हो तर्क और लॉजिक के साथ में, तो ये होता है अवधारणा अधिगम। क्या होता है? अवधारणा अधिगम, की आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, उनके थ्रू आप बहस कर रहे हो ना, आपके पास क्या है, तर्क करने की क्षमताएं हैं, तो उसे बोलते हैं अवधारणा अधिगम बोलते हैं। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस बार जो सीटेट होने जा रहा है उसमें, ताकि आपकी एक बेहतर समझ जो है वो डेवलप हो पाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। एक बच्ची जो है वो बिहार से मुंबई आई है, तो क्या कह रहे हैं कि वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है। भाई, एक बच्ची जो है वो बिहार से मुंबई आई है। कहां से आई? बिहार से मुंबई आई है, तो वहां के स्कूल में पढ़ रही है, मुंबई के स्कूल में जब पढ़ रही है तो वो हिंदी को सीख रही है, संस्कृत को सीख रही है और अंग्रेजी को सीख रही है। ठीक बात है। तो आपको पता है जब स्कूल में गई होगी तो वो एफर्ट लगा के सीख रही होगी, ये मातृभाषा तो नहीं है ना, एफर्ट लगा के जो सीख रही है वो होता है भाषा अधिगम। अब आगे लिखा हुआ है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है ना। आगे लिखा हुआ है कि आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे, इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। देखो, जब बच्चे बिहार से आई है तो उसको मराठी पहले से आ रही है, वो उसकी मातृभाषा है, स्वाभाविक भाषा है, जिसमें जैसे क्वेश्चन में बोल रहे, देखो मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा है कि बच्ची बिहार से आई थी, तो बिहार से जो बोली जा रही थी लैंग्वेज थी वो उसको पहले से आ रही थी, वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया थी, मतलब वो उसने स्वभाव से सीखी थी, इंटरैक्ट करके, अंतः क्रिया करके द्वारा। तो मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप स्वाभाविक रूप से कुछ सीखते हो तो वो अधिगम ना होके अर्जन होता है। क्या होता है? अर्जन। क्या होता है? भाषा अर्जन होता है। तो हम इसी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी गई होती इन्होंने कि अगर इन्होंने हमसे बात करी गई होती यहाँ पे कि अगर हिंदी सीख रही, संस्कृत सीख रही, अंग्रेजी सीख रही, तो इसका क्या मतलब है, तो भाषा अधिगम हो रहा था, है ना। तो ये टारगेट लैंग्वेज है जो वो स्कूल में सीख रही है, लेकिन मराठी उसकी पहले की है, जो वो अच्छे से बात कर पा रही है लोगों से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये बात, है ना आई तो मुझे कमेंट जरूर करना, तो मैं फिर से उठा लूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या। कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख दिया करो अपना, कोई भी डाउट हो तुरंत बताया करो, तुरंत पूछा करो। मैं नहीं लाइव हूं फिर भी आपका जवाब तो जरूर दूंगा ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़े थे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या चेंजेस हुए हैं। चलो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मौखिक भाषा है, यानी बोलचाल की जो भाषा है, जब आप बोलते हो, मौखिक रूप से बोलते हो, तो वो किस में मदद करेगा, यानी कह रहे हैं कि विकास जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में, यानी क्लासरूम में ऐसा कौन सा उपागम यूज किया जाए जिससे क्या होगा, मौखिक भाषा के विकास में मदद मिले, मतलब बच्चे की जो बोलने चालने की क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाए। कौन सा ऑप्शन होगा? नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, मतलब बच्चों को नए नए शब्द सिखा देना, तो वहां पे मौखिक भाषा का विकास होगा क्या? आगे देखते हैं। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद करना, पठन, यानी अध्यापक जो पढ़ाया और उसको रटते रहो बार बार। क्या सही बात है ये? कविता को कंठस्थ, कंठस्थ करना तो पहले काट दो यार मेरे। रोल प्ले करना, मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप नाटक को प्ले कर रहे हो और अलग अलग लोगों को कैरेक्टर दे रहे हो, तो वहां से आपकी जो मौखिक प्रक्रिया है, यानी मौखिक भाषा जो है, उसका विकास बहुत ही ज्यादा होता है। जब आप किसी को, जैसे मान लीजिए आप किसी को, जैसे रोल प्ले कराया आपने, एक नाटक है जिसके 4 पात्र आपने बनाए, जब अपने अपने लोगों को सेंटेंस या स्क्रिप्ट दोगे तो वो उनको बोलने की पूरी बेहतर कोशिश करेंगे विद एक्सप्रेशन के साथ में। समझ मेरी बात को? तो इससे क्या होगा, मौखिक भाषा का विकास बहुत ज्यादा होता है नाटक के माध्यम से, मान लीजिएगा रोल प्ले के माध्यम से। तो फोर्थ आंसर जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो, होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है या आ चुका है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से आप वेट वैसे भी कर रहे हो। मुझे भी बार बार बताने में थोड़ा ऑड लग रहा है यार, क्या करूं इन लोगों का, ये जो नोटिफिकेशन निकालने वाले जो नहीं है। देखो, बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, सीटेट की, कि नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, उसके बारे में। और थोड़ी सी बात करेंगे चेंजेस के बारे में। देखो कि चेंजेस, परिवर्तन क्या हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो मैंने पहले बता दिया था, देखो नोटिफिकेशन जहां तक कि क्या नाम, अगर ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूँ, रोज डेली पर डेली मैं देखता हूँ, तो ये बार बार यही कह रहे थे कि अगस्त के जो लास्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन अगस्त तो निकल गया, आज तो 2 सितंबर है ना, लेकिन अभी नहीं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब इस वीक में तो दे देंगे, कह रहे हैं कि 1 से 10 तारीख तक, जो आज सेकंड डेट है, कह रहे हैं कि अभी 8 दिन के अंदर ये सीटेट का नोटिफिकेशन दे देंगे। अब मैं अपने आप से क्या बताऊं भाई मेरे, जिन इन लोगों का क्या रूल है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कब बदल देते हैं, समझ में नहीं आता।
है ना? फिलहाल के लिए तो अभी यही बोल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सितंबर तो चल ही रहा है, अब देखते हैं फर्स्ट वीक में आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज़ें हैं। परिवर्तन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, चेंजेस में बात करें, देखो जो मोड की बात करें ऑफलाइन पेपर होगा, आपको पहले से पता है। पैटर्न आपको पूरा पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ वगैरह, सोशल साइंस वगैरह आती है, आपको पूरा पैटर्न पता है, आप देख लीजिए वीडियो जाके पहले, उसके बाद में तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, है ना? करेक्ट प्लेटफॉर्म पे से पढ़िए जहाँ से आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो सके, ये बात हो गई। चेंजेस की बात करते हैं तो देखो अगर पेपर तो 150 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग आपको पहले से पता है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम पहले जैसा पेपर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, थोड़ा-सा इन्होंने बदल दिया है, कि अगर क्वेश्चन जो होगा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आपको दिख सकता है पेपर में, तो हो सके तो प्रैक्टिस को भरपूर करना, है ना? मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं आपको, अगर आप थोड़े-से वीडियो देख लेंगे, पक्का क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। और वैसे भी जब तक हो नहीं जाएगा, मैं गारंटेड कर रहा हूँ, मैं डेली पर डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, है ना? और कमेंट करिए जहाँ पर भी दिक्कत हो, मैं 100% रिप्लाई दूँगा आपका। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर कर देना अगर इतना अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, और जल्दी अगर आप अच्छा खासा स्कोर करोगे तो मैं जल्दी आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।